इम्पॉर्टेंट है आज के वीडियो में, आज के या लेक्चर में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही था कि आप कैसे इंसान होने चाहिए एक सिविल सर्विस सर्वेंट बनने के लिए। अगर वैसे इंसान आप नहीं हैं तो आप नहीं बन पाएंगे। क्लियर? सो द लास्ट थिंग जो यहाँ पे थोड़ा सा पेन से दब गया है वो है जेपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न और उसका स्ट्रैटेजी, कि जेपीएससी किस तरीके के एग्ज़ाम लेगी, उसका पैटर्न क्या है और उसके लिए हम लोग किस तरह का स्ट्रैटेजी बना के काम करेंगे। तो चलिए, तो जितने देर में ये वीडियो चलेगा उतने ही देर में हम लोग रिकॉर्डिंग करके अपना काम खत्म करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि व्हाट इज़ सिविल सर्विसेज। ठीक है, सिविल सेवा क्या है? तो सिविल सेवा आप ऐसे समझें कि पहला है इसका नेचर ऑफ जॉब, ये किस तरह का जॉब है, कार्य कैसा है। और तीसरा जो दूसरा एस्पेक्ट है इसका कि जॉब में क्या क्या करना पड़ेगा, क्या। ठीक है, तो पहला है किस तरह का जॉब है या दूसरा इसमें क्या करना पड़ेगा आपको। तो देखिए, भारत में जो भारत का पॉलिटिकल सिस्टम है, इंडियन पॉलिटी, वो 3 मजबूत पिलर्स पे टिका हुआ है, जो कि पहला है जुडिशियरी, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है लेजिस्लेटिव, जिसको हम लोग न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका भी कहते हैं। एक ऐसा जगह जहां पर कानून बनता है वो है लेजिस्लेटिव, एक ऐसा जगह जहां कानून का संरक्षण होता है, उस कानून को बचाया जाता है, उसको प्रिजर्व करते हैं, कंजर्व करते हैं, बचाते हैं, वो जुडिशियरी है। और तीसरा जगह जो उस कानून का पालन करवाया जाता है वो है एग्जीक्यूटिव। इन 3 चीज़ों से चलता है। जुडिशियरी आप सब जानते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। लेजिस्लेटिव मतलब संसद भवन, सेंट्रल लेजिस्लेटिव, और विधानसभा जो यहाँ पे झारखंड के अंदर में है वो। एग्जीक्यूटिव मतलब भारत सरकार और झारखंड सरकार, है ना। तो इसके अंदर में जो सिविल सेवा है, जो ब्यूरोक्रेट्स है, वो कहाँ पे आते हैं? सिविल सेवक। तो सिविल सेवक एग्जीक्यूटिव का पार्ट है ना, वो सरकार का पार्ट है। और उस एग्जीक्यूटिव में भी वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव का मतलब कि एक बार आप सर्विस में आ गए तो आपको हटाया नहीं जाएगा, आप रिटायर होंगे, अनटिल अनलेस आपने कोई बहुत हीनियस क्राइम नहीं कर लिया हो। लेकिन जो यहाँ पे टेम्पररी एग्जीक्यूटिव होता है उसको हम गवर्नमेंट कहते हैं। टेम्पररी एग्जीक्यूटिव, क्योंकि हमारा देश जो है एक डेमोक्रेटिक सेटअप है। डेमोक्रेसी में जब पीपल वोट करेंगे, और वो भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, तो जब लोग वोट करेंगे तो उनके चुने हुए प्रतिनिधि, चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव सत्ता में बैठेंगे और वो कुछ टाइम तक अपना सेवा दे करके फिर से चले जाएंगे, क्योंकि जनता को दोबारा फिर से चुनने का मौका मिलेगा। तो 5-5 साल के गैप पे वो चेंज होते रहेंगे। लेकिन परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता है, वो वैसे ही बना रहता है। ठीक, तो एनीवे इनका ट्रांसफर्स होता है, इनका प्रमोशन हो सकता है, डिमोशन भी हो सकता है, ये सब कुछ होगा, लेकिन ये वैसे ही के वैसे ही बने रहते हैं, है ना, अनटिल अनलेस जानबूझ करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार करके हट नहीं जाए, पोस्ट से डिसमिस नहीं हो जाए। तो चलिए, तो ये कैसा जॉब है? ये एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव वाला जॉब है, सरकार का पार्ट है। एंड क्या क्या करना है पॉलिसीज को, जो भी सरकार नीति तय करेगी उसका इम्प्लीमेंटेशन करना। दूसरा, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तीसरा जो है पब्लिक सर्विसेज को डिलीवरी करना, मतलब जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सारा कुछ पब्लिक सर्विस है, तो इस और उसको डिलीवरी करना एक सिविल सर्वेंट का काम होता है बेसिकली। तो चलिए, ये हमने समझा सिविल सर्विसेज के बारे में कि क्या है सिविल सेवा। अब आते हैं अगला, टाइप्स ऑफ सिविल सर्विसेज। तो आराम से देखते हैं। सिविल सेवा जो है भारत में बेसिकली 3 टाइप की होती है। एक जो है वो है ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज। दूसरा है सेंट्रल सिविल सर्विसेज और तीसरा है स्टेट सिविल सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज का मतलब है कि जैसे भारत एक बड़ा देश है ना, और सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे मजबूत होती है एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। सो सेंट्रल गवर्नमेंट इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। मजबूत इन द सेंस कि पावर्स, उनके पास शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं एज कंपेयर टू राज्य। अमेरिका उल्टा है इसका, अमेरिका के पास राज्य जो है छोटे छोटे वो ज़्यादा शक्तिशाली हैं सेंटर के कंपैरिजन में। वो हम लोग आगे समझेंगे क्यों है ऐसा। तो एनीवे, तो अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट मजबूत है और राज्य जो है इससे थोड़ा कमज़ोर है, तो कौन किसको कंट्रोल करेगा? अल्टीमेट कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट। अल्टीमेट मतलब अंतिम कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही रहेगी।
कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट हर जगह गवर्नर बैठा देती है। जैसे यहाँ एक गवर्नर होगा, हर जगह एक एक गवर्नर, जो कि हेड ऑफ द स्टेट हो जाएगा उसका। अब गवर्नर उसका मेन है, लेकिन वहां का जो एग्जीक्यूटिव है, वहां का जो सरकार बनने वाला है, उसका जो मुखिया, उसको चीफ मिनिस्टर कहते हैं, वो चुना जाएगा पब्लिक के द्वारा। ठीक है। अब ये जो गवर्नर है उसका फंक्शन कैसे परफॉर्म होगा? तो फंक्शन परफॉर्म होता है ब्यूरोक्रेसी से। ब्यूरोक्रेसी, तो उसके ब्यूरोक्रेसी के जितने टॉप पे जो पोजीशंस पे लोग रहेंगे वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के आदमी रहेंगे। उनको हम लोग कहते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के लोग। जैसे इसके अंदर सर्विस आती है, वो है आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। आईएफएस भी कह सकते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। लेकिन क्योंकि सेंट्रल सर्विसेज में एक सर्विसेज है इंडियन फॉरेन सर्विस, इस वजह से हम लोग आईएफओएस लिख रहे हैं। ठीक है। तो ये 3 सर्विसेज ऐसी हैं जिनका नेचर कैसा है कि आपको एक कार्डर दिया जाएगा। कार्डर का मतलब आपको एक राज्य एलोकेट कर दिया गया, उस राज्य में जाइए और सेंट्रल गवर्नमेंट के ही एजेंट बन के, मतलब काम आप करेंगे स्टेट गवर्नमेंट का, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट आपका नियुक्ति करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको ये करती है। इसीलिए क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट कभी उसको हटा नहीं पाएगी, माने टर्मिनेट नहीं कर सकती है जॉब से। ये कह देंगे कि हमको आपका सेवा नहीं चाहिए या ट्रांसफर कर देंगे, हटा नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो है एक तरह से मान लीजिए जूनियर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और जब किसी का अपॉइंटमेंट सीनियर ने कर दिया तो जूनियर के पास उसको हटाने का अथॉरिटी नहीं होता है, सबऑर्डिनेट के पास अथॉरिटी नहीं है हटाने का। ये कौन से एक्ट से है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के इसके प्रोविजन के अकॉर्डिंग बना हुआ है। जब 1935 में एक्ट आया था तो उसमें ये कहते हैं कि एनी अथॉरिटी विच इज अपॉइंटेड बाय ए सुपीरियर अथॉरिटी कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय ए सबऑर्डिनेट अथॉरिटी। कि जब किसी को चुन लिया जाता है एक हायर अथॉरिटी के द्वारा तो उसको कोई सबऑर्डिनेट या अधीनस्थ अथॉरिटी हटा नहीं सकती है उसको, है ना। तो ऐसे करके केंद्र क्या करता है, राज्यों पे अपना कंट्रोल बना के रखता है। चलिए, तो अब हमने समझा ये ऑल इंडिया सर्विसेज किस तरह से। तो 1966 में ये सब सर्विसेज बनाया गया, आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस सर्विस। अब आइए सेंट्रल सिविल सर्विस। अब जैसे आप यूपीएससी का नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें लगभग 19 सर्विस के बारे में, या मैं मिस्टेक नहीं कर रहा तो 21 सर्विस, तो 19 या 21 है, उतने सारे सर्विसेज आपको ऑफर किए जाते हैं कि उस पर जॉब हम लोग लेंगे। उसमें से 3 सर्विस तो इधर हो गया, बाकी जितने सिविल सर्विसेज हैं वो सब सेंट्रल सर्विस है, उसमें राज्यों से मतलब नहीं है। उसमें क्या है, ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब है। तो सेंट्रल सिविल सर्विस कैसा हो गया, इंडियन फॉरेन सर्विस। अब सोचिए कोई आईएफएस है, उसको राज्य से क्या मतलब है, वो तो किसी दूसरे देश में जाके वहाँ का राजदूत बन जाएगा, वहाँ का कुछ हाई कमिश्नर बनेगा। तो इस तरह के जो जॉब होते हैं ना उसको हम लोग सेंट्रल सिविल सर्विसेज कहते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहते हैं। और भी इसमें सर्विस है जैसे आईआरएस, इंडियन रेलवे सर्विस, इंडियन अकाउंट एंड ऑडिट सर्विस, आईएएस, इस तरह के जो सर्विसेज है दे कम अंडर सेंट्रल सिविल सर्विसेज। अब जो तीसरा है हमारे पास, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 1935 में बनाया गया, दोनों में उसका जिक्र है, तो स्टेट सिविल सर्विसेज। स्टेट सिविल सर्विसेज क्या है कि राज्य के अब अंदर में जो सिस्टम है, क्योंकि राज्य के अंदर भी फिर 3 चीजें, सेंट्रल लेवल पे जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। तो राज्य में भी जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव है। तो यहाँ जो एग्जीक्यूटिव है वो इसके द्वारा माने इसमें काम करते हैं वो लोग। तो स्टेट सिविल सर्विसेज वाले भी परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, लेकिन वो राज्य के हैं। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि सरकार जो है, किसी भी पार्टी का सरकार, वो आता जाता रहेगा 5 साल में, लेकिन जिसका जॉब लग गया है इसके इन सर्विसेज में, वो रिटायर होते हैं। वैसा नहीं कि 5 साल में हटा दिया, कि ये जेएमएम की सरकार आई तो हटा दिया, बीजेपी गवर्नमेंट आया तो हटा दिया, वैसा नहीं होता। तो बेसिकली डिफरेंस यही है। तो ये स्टेट में उसी तरह का, तो यहाँ भी वो वही काम करते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस, रेवेन्यू सर्विसेज और जो भी काम होता है यहाँ पे वो लोग करते हैं। तो पोस्ट भी आप देखेंगे तो वही डीवाईएसपी और जेल सुपरिटेंडेंट और इस तरह के पोस्ट इनको यहाँ मिलते हैं। तो स्टेट सर्विसेज हो गया ये, इसमें जैसे बहुत सारे स्टेट सिविल, झारखंड का हो गया जेपीएससी, बिहार का हो गया बीपीएससी, आसाम का एपीएससी, जम्मू कश्मीर का जेकेपीएससी, पंजाब पब्लिक सर्विस सिविल सर्विसेज तो पीपीएससी। तो इस तरह के बहुत सारे सिविल सर्विसेज हैं जो उस राज्य में
काम करती हैं। तो 3 तरह के हमारे पास सिविल सर्विसेज होते हैं। और चलिए आते हैं हम लोग अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज, ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज। ऑरिजिन कैसे हुआ होगा, देखिए अब मान लीजिए और थोड़ा पीछे का मैं बताऊं आपको, जैसे ये पिक्चर है उसको तो मैं समझाता हूं क्या है। इंसान जो है ना, होमोसेपियंस, लगभग 70,000 साल से 70,000 साल के आसपास अफ्रीका से निकला था होमोसेपियंस। आप देखिए, एक होमोसेपियंस दूसरे का बात सुनता है, ऐसा क्यों होता है? अब ये एक होमोसेपियन है जो राजा है, दूसरा जो होमोसेपियन है उधर जो लोग लाइन में खड़े हैं, ये इनको तो छोड़ दिए फिर भी ठीक ठाक है इनके पास, पीछे पीछे जो लाइन में खड़े हैं उनका क्या वैल्यू है? वो रह रहे झोपड़पट्टी में और ये राजा रह रहा है इतना बड़ा सा घर में, मैंने एक आदमी के लिए इतना बड़ा घर, 300 आदमी के लिए छोटे छोटे घर। तो ऐसा क्यों हुआ है कि इस तरह का इनइक्वालिटी आपको होमोसेपियन एक ही प्रजाति में देखने को मिलती है? तो खैर चलिए, वो कहानी बहुत पहले का है, लेकिन मैं उतना पहले नहीं जा करके आपको थोड़ा पीछे कहानी समझाता हूँ। ब्यूरोक्रेसी कैसे शुरू होता है, या अब ब्यूरोक्रेसी जो है, अब उसको जो भाषा मॉडर्न डे में यूज़ करते हैं वो है सिविल सर्विसेज, क्योंकि जनता का शासन है, डेमोक्रेसी है, जनता वोट करती है तो जनता का ही सेवा करना होगा। देखिए इस चित्र में देखिए 2 यहाँ पे डायग्राम है, ये थोड़ा सा मतलब प्रिमाइटिव टाइप्स है। प्रिमाइटिव मतलब पुराना समय, जब सिविलाइजेशन का फॉर्मेशन ही शुरू होता है ना, उस समय का समय है। ये जो है थोड़ा सा प्रिमाइटिव से थोड़ा सा आगे, मान लीजिए एंशिएंट पीरियड का समय है, एंशिएंट मिडाइवल के बीच का समय। तो ये बहुत प्राचीन समय है और ये फिगर ऐसे करके आधा आधा है, 2 कंपैरिजन करना है आपको। इसमें जो किंग है, वो है थोड़ा सा बेसिक, मतलब बेसिक क्या कहें राजा को, एक ट्राइब का राजा है ना। ट्राइब का राजा मतलब एक ट्राइब में हो सकता है कि 100 लोग हो, 200 लोग हो, 500 लोग हो, ये बहुत बड़ा पॉपुलेशन नहीं है। या एक गांव का राजा है, उसके अंदर मान लीजिए 4-5 ट्राइब है, उसका राजा है। तो ये एक ट्राइबल किंग है, कबीले का सरदार जैसा है। तो अब देखिए, इसको अपना पॉलिटिकल सिस्टम जो भी होगा, पॉलिटिकल सिस्टम तो होता ही है ना कि एक राजा होता है, अथॉरिटी होता है, उसका राज करते हैं। तो बेसिकली इसको इसके लिए कोई बहुत बड़ा सेटअप का जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा तामझाम रेटिन्यू या बहुत बड़ा मैन पावर का रिक्वायरमेंट नहीं है, डिपार्टमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये 2-3 लोग इसको चलिए पुरोहित बना दिया, इसको चलिए गांव का छोटा सा सेनापति बना दिया, चलो हम सब लोग लड़ना है तो सब लोग मिलकर चलेंगे लड़ने के लिए। तो ये छोटे सेटअप से भी काम कर सकता है। लेकिन ये जो 2 लोगों को अपॉइंट किया ना किंग ने शुरू में अपना काम देखने के लिए, ये 2 लोग आगे चल के ब्यूरोक्रेसी का ही निर्माण करेंगे। क्योंकि समय जैसे जैसे बदलेगा, अब राजा जो है ना आपको बड़ा राजा बनता हुआ दिखेगा, वही राजा नहीं है, क्योंकि ये 500-600 साल का डिफरेंस हो गया, उतना दिन कौन जिएगा। तो ये दूसरे किसी कालखंड का, दूसरे किसी टाइम पीरियड का राजा है, और अब ये राजा के पास बहुत बड़ा साम्राज्य है। तो आप सोचिए कहाँ कहाँ जाएगा नल देखने के लिए, नल लगाया कि नहीं लगाया, वैसा तो नहीं करेगा। या फिर क्या सर्विस देखने जाएगा कि तुमको हेल्थ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। भारत का प्रेसिडेंट रांची के गांव में छोटे से होने वाले प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाएगा? वैसा तो बहुत सारा गांव है, 700 से ऊपर जिला है। तो दैट इज, जब ये बड़ा स्केल पे होने लगता है ना, तो राजा को क्या है, अब स्टाफ का जरूरत पड़ा। तो स्टाफ में जो मेन स्टाफ था, जैसे मैंने बोला कि कोई पुरोहित होगा, मान लीजिए अब ये पुरोहित है, मान लीजिए अब दूसरा कोई ये सेनापति है, फिर इसका कोई महामंत्री है, कोई दूसरा मंत्री है, कोई राजस्व मंत्री है, कोई शुल्काध्यक्ष है, बहुत तरह का इसमें डिपार्टमेंट होगा, उनका हेड हो गया। तो चलिए राजा डायरेक्ट ऑर्डर उनको दे देगा। लेकिन अब क्या है, डायरेक्ट ऑर्डर वो सबको नहीं देते चलेगा नीचे के। तो एक जो मान लीजिए ये सेनापति था, तो उसके नीचे और भी छोटे छोटे सेनापति आ गए। मंत्री जी होंगे तो उनके नीचे 4-5 और भी सेक्रेटरी हो गए। सेक्रेटरी ने क्या किया, बेसिकली हायरिंग राजा के नाम से ही होगा, उसके सील और मुहर से ही होगा, लेकिन कई नीचे के लोअर ऑफिसर्स भी होंगे, और इन्हीं को हम लोग ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, ये नौकरशाही है ब्यूरोक्रेसी। तो बिल्कुल भी ऐसा मत मान के चलिए कि ब्यूरोक्रेसी कोई नया चीज है, ये बहुत समय से चला आ रहा है। जब से वो राजा महाराजा होंगे ना, उनको अगर उनका साम्राज्य इस स्केल का है, अब हर राजा का साम्राज्य उस स्केल का होगा भी नहीं। जिस राजा के पास विजन है, जिस राजा के पास स्किल है या कोई उसको सपोर्ट कर रहा है, तो उसका साम्राज्य बड़ा होगा। बड़ा साम्राज्य मेंटेन करने के लिए आपको ब्यूरोक्रेसी चाहिए ही चाहिए होता है। तो ऑरिजिन तो हमने समझा कि एंशिएंट पीरियड में ही ऑरिजिन हो चुका था इसका, और सिर्फ यही नहीं, बाकी सब जगह पे इसका ऑरिजिन एंशिएंट पीरियड में ही हो चुका है, लेकिन धीरे धीरे इसका इवोल्यूशन हुआ। जैसे अगर आप देखें, ये इस पीरियड में आते हैं हम लोग, देखते हैं एंशिएंट
सो लेट्स सी इन एंशिएंट पीरियड। एंशिएंट पीरियड में जो मौर्य डायनेस्टी थी, मौर्यंस, इनके पास एक बहुत जबरदस्त ब्यूरोक्रेसी था, तभी जाके मौर्यंस इतना महान बने, इतना बड़ा उनका साम्राज्य चला। फिर धीरे धीरे गुप्ता का साम्राज्य उतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन गुप्ताज के पास भी एक ठीक ठाक ब्यूरोक्रेसी थी, लेकिन वो डिसेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी थी, वो हम लोग पढ़ेंगे इतिहास में। जब मिडाइवल पीरियड आया, समय बदला, जब आप इसमें देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गोरी, तुगलक, ये सब जो थे, ये पहले जनरेशन के इस्लामिक इन्वेडर्स थे। पहले जनरेशन नहीं मतलब कि उसको ये कहें कि वो दिल्ली सल्तनत वाले, दिल्ली सल्तनत खत्म होने के बाद मुगल्स आ गए। तो इन लोगों ने बनाया कि इनिशियल ब्यूरोक्रेसी बनाया दिल्ली सल्तनत वालों ने भी, और कुछ दिन चलाया। उसमें वजीर, नायब मुमालिकात और बहुत तरह के पोस्ट हुआ करते थे, जो इनका ब्यूरोक्रेसी हुआ करता था। मुगल्स ने भी इसी को मेंटेन किया, लेकिन अकबर ने आके एक चेंज कर दिया। अकबर आता है जब, तो अकबर ने शुरू किया मनसबदारी का सिस्टम। अब मनसबदार जो हुआ करते थे, ये नया ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम अकबर ने लगाया। ये नया नौकरशाही था उस समय का। उसमें मनसबदार का रैंक होता था अलग अलग, उस रैंक के हिसाब से उसका माने अथॉरिटी होता था, उसको उतना घुड़सवार रखना पड़ता था। तो वो सारा कुछ इसमें नया लॉन्च किया। तो मनसबदारी जो है मुगल काल का एक ब्यूरोक्रेसी है, सिविल सेवा कह लीजिए उसको। अब उस समय क्या है, राजा है ना मेन सेंट्रल पिक्चर में, सारे काम राजा के लिए किया जाएगा, जनता के लिए नहीं किया जाएगा। ठीक है, राजा को जो जो मन होगा वो जनता के लिए करेगा। और अब क्या है, जनता है केंद्र में, कि आपको सब कुछ काम करना है उसको जनता के केंद्र में रख करके ही करना है, क्योंकि डीपीएसपी बनाया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य का जो भी पॉलिसी होगा वो जनता के केंद्रित होगा, पीपल सेंट्रिक ही होना चाहिए। एनीवे, तो दिल्ली सल्तनत हो गया चाहे मुगल हो गए, इनके समय में भी ब्यूरोक्रेसी था, लेकिन उसका स्वरूप कुछ बदला हुआ था। मॉडर्न पीरियड में, तो मॉडर्न पीरियड है जैसे ब्रिटिश का पीरियड। तो ब्रिटिश शुरू में ट्रेडर थे, कोई वो बहुत बड़े शहंशाह वहीं से बन के नहीं आया था, और उनका छोटा सा तो स्टेट भी है ना। वर्ल्ड मैप पे इंग्लैंड खोजेंगे दिखेगा नहीं आपको छोटा सा, ब्रिटेन खोजेंगे तो ये लोग शुरू में आए ट्रेडर बन के। अब ट्रेडर बनते बनते इनको मौका मिला यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ कमजोर लोगों को गद्दी पे बैठाने का। अब कमजोर लोग गद्दी पे बैठा दिए और उनके हिसाब से रूल करना शुरू कर दिए। जब रूलिंग करते करते इनको एक बड़ा प्रोविंस इनके हाथ में लगा, बंगाल। बंगाल को मतलब न्यूयॉर्क समझिए आप उस जमाने का, जो कि सेंटर था ट्रेडिंग एक्टिविटीज का, सबसे अमीर इलाका मान लीजिए पूरी दुनिया का, तो बंगाल। अब बंगाल इनके हाथ में आया। तो बंगाल जब इनके हाथ में आया तो इन्होंने सोचा कि हम भी भारत में एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर लगाते हैं, मतलब वो स्टार्ट है ब्यूरोक्रेसी का। तो पहला इन्होंने 1770 रेगुलेटिंग एक्ट सब कुछ शुरू किया। इसमें गवर्नर, जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, ब्रिटिश गवर्नर, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा, और ऐसा कुछ कुछ चीजें शुरू हुई। तो स्टार्ट यहाँ से होता है। 1786 कॉर्नवालिस आए, उन्होंने कॉर्नवालिस कोड लगाया और ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा सा और भी सेटलमेंट किया। धीरे धीरे समय बदला और अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में ही पावर था। तो 1853 का चार्टर एक्ट आया, और उस एक्ट में जो आप देखते हैं ना कि जो इंडियंस भी एग्जाम देने लगे ब्रिटिश के टाइम में, मैंने ब्रिटिश सिविल सेवा ही है वो, लेकिन इंडियंस भी दे वर ऑल्सो अलाउड टू एंटर इनटू द एग्जाम्स, और वो सारा कुछ वहाँ पे किया। ओपन कंपटीशन किया गया, कंपटीशन स्टार्ट किया गया। और 1858 में जब देश में क्या हुआ कि 1857 में एक बहुत बड़ा क्रांति हुआ, और 1858 में आते आते डायरेक्ट इंग्लैंड अब हैंडल कर रहा है सब कुछ। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई, इंग्लैंड के हाथ में पूरा पावर चला गया। तो इंडियन कोऑर्डिनेटेड सर्विस या इंडियन सिविल सर्विसेज का जन्म हुआ यहाँ पे, ICS। ठीक है, तो 1858 यहाँ से शुरू होता है। इंडियंस के लिए अलाउड था ये एरिया, मतलब इंडियंस भी इसमें एग्जाम दे सकते थे, एंड दैट्स हाउ द सिविल सर्विसेज वाज बोर्न। तो ये अंग्रेजों के टाइम पे इस तरह से चलता रहा। और भी कुछ कुछ हुआ एक्टिविटीज, जैसे 1919 मैंने आपको बोला था, जो 1919 का एक्ट आया तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देने का मांग किया गया। प्रोविंस में मतलब जैसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जहां अंग्रेज शासन कर रहा है, और उसके बाद बाकी का एरिया हो गया जहां पे कुछ प्रिंसली स्टेट्स है और कुछ प्रोविंस है। तो प्रोविंस में जहां जहां चुनाव और ये सब होते थे तो वहां जो ब्यूरोक्रेसी होता था, तो 1919 के एक्ट से भी प्रोविंस के अंदर में ब्यूरोक्रेसी स्टार्ट होने का चांसेस। और 1935 फिक्स हो गया। जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, तो इस एक्ट के अंतर्गत 2 सर्विसेज बनाए गए, जैसे
FPSC बनाया गया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आज का UPSC है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और PPSC बनाया गया, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आज का स्टेट PCS सब है ना, अलग अलग प्रोविंसेस में मैंने एग्जाम लेने के लिए या जो भी चीज़ें अपॉइंटमेंट करने के लिए, रिकमेंडेशन देने के लिए। आज जैसे UPSC रिकमेंड करती है ना DOPT को कि आप इन लोगों का, हमने एक एग्ज़ाम लिया है PT मेंस और ये करके आप इनको रख लो अपने जॉब पे, दे आर सुटेबल फॉर दिस जॉब। तो बेसिकली ये सारा चीज़। अब चलिए आते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस, मैंने आज़ादी के बाद। तो 1947 के बाद ये इंडियन सिविल सर्विस हो गया, भारत का जो अपना सिविल सेवा है वो उसमें कन्वर्ट कर दिया गया इसको। फिर धीरे धीरे 1950 में जब संविधान लागू किया गया तो आर्टिकल 312 के तहत इसको मैंडेट दिया गया कि मतलब अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, मतलब जो पोस्ट होंगे वो सब एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के रूप में जाने जाएंगे। तो आर्टिकल 312 UPSC और इस तरह के एग्जाम्स को कंडक्ट करने के लिए बनाया गया। धीरे धीरे 1976 आते आते एग्जाम के सिलेक्शन प्रोसीजर में चेंज किया गया। कोठारी कमेटी का रिकमेंडेशन आया था यहाँ पे, कोठारी कमेटी, और इन्होंने बताया कि 3 टियर स्ट्रक्चर होना चाहिए। मतलब एग्जाम में जैसे PT मेंस और इंटरव्यू होता है तो इसी कमेटी के रिकमेंडेशन के हिसाब से वो बनाया गया। तो आज आप देखेंगे इंडिया का जितना स्टेट PCS है वो सब PT मेंस और इंटरव्यू के फॉर्मेट में है। दैट इज ऑन बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कोठारी कमेटी। 1976 के बाद और क्या हुआ, तो फिर आप देखेंगे कोई मेजर चेंजेस तो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें करते हैं, जैसे CSET का भी लाया, 4 GS पेपर लाया, 2008 में जो वर्ल्ड हिस्ट्री था उसको GS के पेपर में डाला गया, वैसा वैसा चेंजेस किया गया। 2 ऑप्शनल हटा के 1 ऑप्शनल किया गया, 1 ऑप्शनल का 2 पेपर आएगा वो किया गया। धीरे धीरे आप देखेंगे 2015 में लेटरल एंट्री स्टार्ट किया गया और इस तरह की चीज़ें इवोल्यूशन। तो इसको हम लोग कहते हैं ना इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज। आज आप 2025 में देख रहे हैं मिशन कर्मयोगी नाम का एक जो सिविल सेवा में चेंजेस करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए। 2006 में जैसे ARC आया था ना, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, तो वैसे ही अभी एक मिशन कर्मयोगी के तहत थोड़ा सा चेंजेस और भी किया जाना है। चेंजेस क्या किया जाना, मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग वाला ये अप्रोच है। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब होता है कि जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है हमारा उसको और कैसे ग्रो किया जाए, एथिक्स को कैसे और ज़्यादा अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाए, वो सारी चीज़ें। तो दिस इज ऑल अबाउट इवोल्यूशन ऑफ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज जो आप देखते हैं। तीसरा जो अगला चीज़ है जो मैंने आपको बोला कि शायद जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है कि आपको कैसा इंसान होना चाहिए सिविल सर्वेंट बनने के लिए। जब तक आप इस तरह के इंसान नहीं होंगे आप नहीं कर पाएंगे सिविल सेवा में, जॉब ही नहीं, आपको सिलेक्शन ही नहीं होगा आपका। तो उसको कैसे समझे, तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। जैसे देखिए, डॉक्टर बनने के लिए कुछ खास कंडीशन चाहिए, इंजीनियर बनने के लिए कुछ खास कंडीशन चाहिए। क्या है वो कंडीशन? वो कंडीशन यही है कि आपको MBBS का जो कोर्स है वो पूरा पढ़ना होगा, मतलब डॉक्टरी पढ़ना होगा, डॉक्टर का जो कोर्स है। और इसके लिए इंजीनियर बनने के लिए, इंजीनियर है ये डॉक्टर है, इंजीनियर बनने के लिए आपको इंजीनियरिंग का जो 4 साल का कोर्स है ये कोर्स पूरा पढ़ना होगा, तब जाके आप इंजीनियर कहलाएंगे, तब जाके आप इंजीनियर बनेंगे। उसी तरह एक जो व्यक्ति है सिविल सर्वेंट, इनको भी तो कुछ पढ़ाई होना चाहिए ना कि इसको पढ़ने के बाद आप सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। तो यस, तो इनके लिए सिलेबस है, जो CSE एग्जाम का सिलेबस दिया गया है उसको पढ़ने के बाद ये सिविल सर्वेंट बनने के लायक हो सकते हैं। ऐसा क्यों है 2 मिनट में अभी समझते हैं। आप समझ रहे हैं? अब देखिए इसमें और इसमें क्या अंतर है। ये जो है इसको हम लोग कहते हैं स्पेशलाइज्ड फील्ड, ये सब कुछ स्पेशलाइज्ड है, लेकिन ये स्पेशलाइज्ड नहीं है। स्पेशलाइज्ड इन द सेंस कि अगर इंजीनियरिंग का पूरा 48 पेपर कोई पढ़े, जैसे इंजीनियरिंग में मान लीजिए मैकेनिकल इंजीनियर है कोई, पूरा 48 पेपर वो पढ़ता है, तो वो सारे पेपर ना उसको एक इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से ही लिखा हुआ है कि वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ही पढ़ेगा, वो इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड मेटलर्जी ही पढ़ेगा, वो फ्लूइड मैकेनिक्स ही पढ़ेगा, वो हाइड्रोलिक मशीन ही पढ़ेगा, थर्मोडायनेमिक्स ही पढ़ेगा, मतलब वो इंजीनियरिंग के टेक्निकल पर्सपेक्टिव से होता है। इतिहास नहीं पढ़ेगा उसमें, है ना, क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये क्या बनेगा, एक अच्छा इंजीनियर बनेगा, एक फिर ये डॉक्टर भी एक अच्छा बन सकता है, लेकिन ये सिविल सर्वेंट अच्छा बन जाएगा ये गारंटी नहीं है, क्योंकि उसके लिए यहाँ खास सिलेबस दिया गया है। अब ये जो सिलेबस है देखिए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको इतिहास भी दे दिया है,
या फिर ये पूछिए कि इसके अंदर क्या नहीं दिया है। इतिहास पढ़ेंगे आप, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, भूगोल पढ़ेंगे आप, इकोनॉमी पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र, पॉलिटी पढ़ेंगे, राजनीति, साइंस एंड टेक भी पढ़ेंगे, और कुछ हद तक लगभग वो जितना जानते हैं वो आपको भी उतना ही जानना पड़ेगा। तो देखिए, अब यहाँ जो आप साइंस एंड टेक पढ़ेंगे वो इनके जैसा नहीं है, क्योंकि ये उसमें वर्टिकली पढ़ते हैं, इन डेप्थ पढ़ते हैं, ये अलग अलग वेरिएंट्स में पढ़ते हैं, स्पेशलाइज करते हैं। आपको जानना जरूर है लेकिन इन डेप्थ नहीं जाना है, मैंने उसमें जाकर के डिग्री नहीं हासिल करना है आपको। तो इसमें आपको पढ़ना है नैनो टेक्नोलॉजी, उसका क्या एप्लीकेशन है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, उसका क्या एप्लीकेशन है, बायोटेक्नोलॉजी है, उसका क्या एप्लीकेशन है, क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज है, सारा कुछ। स्पेस टेक्नोलॉजी है तो क्या है। तो इस तरह के सिलेबस को पढ़ने से हम लोग इस क्या बन सकते हैं, सिविल सर्वेंट। इस तरह के व्यक्ति को स्पेशलिस्ट नहीं कहते, इस तरह के व्यक्ति को जनरलिस्ट कहते हैं, जो हर चीज को पढ़ता है। और ये जो जनरलिस्ट होते हैं, तो जो चीज ये पढ़ते हैं इसका नाम सिलेबस थोड़ी है, इस कोर्स का नाम है जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज। कि आपने किसी एक खास चीज को नहीं पढ़ाई किया है, कोई स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा, आपने जनरल होकर के सबको पढ़ा, तो इट इज कॉल्ड एज जनरल स्टडीज। और जो व्यक्ति के पास जनरल स्टडीज होगी उसको हम लोग कहेंगे कि वो जनरल अवेयरनेस वाला व्यक्ति है, उसके पास जनरल अवेयरनेस है। क्लियर? तो अब जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज, इन सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है। ठीक है? क्या आपको मामला समझ में आया? तो आपको कैसा व्यक्ति होना है, आपको जनरली अवेयर व्यक्ति होना है। ठीक है? ये कैसे हुआ जा सकता है, या इसका एक दूसरे सेंस में क्या मीनिंग है, जो मैंने आपको जब ऑनलाइन क्लास हुआ था तो इसमें समझाया है, वही चीज़ मैं हल्का सा आपको कोशिश करता हूँ समझाने का। कि उसका बेसिक सा मीनिंग ये है कि देखिए, दुनिया में जो है ना, जितने एकेडमिक डिसिप्लिन्स होते हैं उनका संख्या है 5। मतलब 5 के अलावा और कोई एकेडमिक डिसिप्लिन नहीं है इंसानियत के पास आज तक। जैसे एक डिसिप्लिन है ह्यूमैनिटीज, क्लियर? एक डिसिप्लिन है आर्ट्स। कुछ लोग आर्ट्स ह्यूमैनिटीज एक ही मान के चलते हैं क्योंकि लगता है एक ही जैसा है नहीं एक ही जैसा। एक डिसिप्लिन जो है उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल साइंसेस। एक डिसिप्लिन है जिसको हम लोग कहते हैं फॉर्मल साइंसेस, और एक डिसिप्लिन है जिसको मैं लास्ट में लिख दे रहा हूं लेकिन उसको पहले लिखना होगा, जो है अप्लाइड साइंसेस। अप्लाइड साइंस, इनके अलावा दुनिया में पढ़ाई नहीं बना है। आप इनमें से ही कुछ पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए, अगर आप कोई पेपर ऐसा पढ़ते हैं सोशल साइंस, सारे पेपर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं। ठीक? लेकिन अगर आप मान लीजिए कि जैसे कहीं पे फाइन आर्ट्स पढ़ते हैं, कहीं पे और कुछ पढ़ते हैं, जैसे हिस्ट्री का एक पेपर है, वो आर्ट्स में भी थोड़ा सा आता है क्योंकि आर्ट कल्चर है हिस्ट्री का ही पार्ट, कल्चरल हिस्ट्री इसको कहते हैं, तो उसका भी कुछ पार्ट है। तो वो भी आपको, जैसे और भी हो गया डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, लिटरेचर, ये सारा कुछ आर्ट्स में आता है। और क्या है, नेचुरल साइंसेस में जो कुदरत के अंदर जो रूल्स या लॉ मौजूद हैं उनका जब आप पढ़ाई करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल साइंस। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री से आप कुदरत के नियम के बारे में पढ़ सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब चीज़ें, बायोलॉजी, ये सब चीज़ें, कुदरत में जो भी चीज़ें अवेलेबल है, नेचुरल साइंसेस। इसी तरह फॉर्मल साइंसेस, इसको कहते हैं स्टडी ऑफ फॉर्म्स। फॉर्म मतलब जो फॉर्म होता है, जैसे हमारे आसपास मान लीजिए पेन का शेप ऐसा है, उसका स्टडी करना है, बोर्ड ऐसा है, मेरा चेहरा वैसा है, आप वैसे हैं, शरीर वैसा है, जो फॉर्म्स का जो स्टडी होता है उसको हम लोग फॉर्मल साइंस कहते हैं, जो कि मैथ से किया जाता है या लॉजिक से किया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, दे आर कॉल्ड एज फॉर्मल साइंसेस। और अप्लाइड साइंस मतलब इंजीनियरिंग, जो कि बेसिकली इन सब का एप्लीकेशन होता है, नॉलेज का, साइंस का एप्लीकेशन होता है उसमें। तो इंजीनियरिंग, मेडिकल, आर्किटेक्चर, ये सारे कुछ अप्लाइड साइंसेस हैं। अब देखिए, आप जो सिलेबस पढ़ रहे हैं ना सिविल सर्विसेज के लिए, इस सिविल सर्विसेज के सिलेबस में सब है, सबका नॉलेज। तो बात खत्म हो गया। अब ऐसा इंसान जो यहाँ पे पढ़ेगा वो जनरली अवेयर रहेगा ना, क्योंकि जनरली अवेयर होना बहुत ज़रूरी है।
आप जाएंगे किसी जिला अधिकारी से मिलने के लिए, कलेक्टर साहब से मिलने के लिए, मालूम चला ना तो उनको लैंग्वेज में इंटरेस्ट है, एक लैंग्वेज छोड़ के उनको कुछ नहीं आता है, दूसरा ना तो सुबह सुबह उठ के कोई पेपर पढ़ने का हैबिट ही नहीं है उनके पास, आसपास क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है, वो फ़ोन में बिजी रहते हैं, और मैंने जो भी चीज़ें जनरली उनको कोई मतलब नहीं है कि बाहर का दुनिया में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, साइंस में क्या चल रहा है, कोई ज्योग्राफी कैसा है इस एरिया का हमको पता नहीं, कल्चर कैसा है इस एरिया का हमको नहीं पता। क्या आप ऐसे आदमी को देखना चाहेंगे अब मैंने जिलाधिकारी के पोस्ट पे, जो आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है? क्या आप मिलना चाहेंगे वैसे आदमी से? नहीं। तो आप क्यों वैसे बन रहे हैं? और आप, मैं वैसा बनने नहीं दूंगा आपको, क्योंकि यहाँ पे कैसा बनना है आपको, यहाँ पे जनरली अवेयर पर्सन बनना है, तभी जाकर के ये एग्जाम आप क्रैक कर पाएंगे। तो लोग यहाँ पे एक और चीज़ है जो उस समय तो नहीं बोला मैंने, ऑनलाइन क्लास में अभी ध्यान आ रहा है कि लोग गलती क्या करते हैं कि लोग ये आते हैं सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने, लेकिन उनको क्या है ना, जनरल अवेयरनेस से कोई मतलब नहीं है कि पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, कोई मतलब नहीं है, साइंस एंड टेक में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ वो एक स्टैटिक कहीं से किताब बाजार से खरीद के ले आया, उसको पढ़ रहे हैं। अरे भाई ये 2024 है, इसमें ऐसे काम करने से नहीं होने वाला है। इंटरनेट को आए हुए 60-70 साल हो चुका है और कुछ लोगों को इंटरनेट ठीक से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं अभी। तो आप क्या चाहते हैं? तो ये सब जो प्रॉब्लम्स आती है ना, उसको हम लोग को पहले सॉल्व करना है, अपने हैबिट्स को, तब जाकर के एग्जाम क्रैक होगा आपसे। बहुत ज़्यादा यहाँ सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, उसका नोट्स 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 वैसे करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। थोड़ा सा जनरली अवेयर बनिएगा, इंटरेस्ट इतना बढ़ जाएगा ना कि एक जो क्वेश्चन आप रट्टा मार मार के पढ़ रहे थे उतने दिन से, वो क्वेश्चन आपको ऐसे ही क्लैरिटी बन जाएगा, मतलब याद कर करके एग्जाम्पल देख देख के लिख पाइएगा आप। दिस इज हाउ जनरल स्टडीज इज डन, थ्रू इंटरेस्ट। तो कैसा इंसान, जनरली अवेयर इंसान बनना है। चलिए, तो आपको मोटा मोटा सारा बात समझ में आ रहा है। अब आते हैं आखिरी चीज जो है एग्जाम पैटर्न। ठीक है, एग्जाम पैटर्न जो मैंने बोला आपको, वो बताने से पहले मैं कुछ बता रहा हूं यहाँ। जैसे देखिए, कोई भी राज्य का जो सेवा है मैंने, या केंद्र का सेवा है, कोई भी सिविल सेवा या है, उसमें कोठारी कमेटी की वजह से एक ही पैटर्न चलता है कि पीटी मेंस और इंटरव्यू हम लें। एक सेकेंड दे दीजिए। कोई भी जो राज्य सेवा है और कोई भी सिविल सर्विसेज है, तो उसके अंदर एक ही चीज़ है कि एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में होगा, पीटी, मेंस, इंटरव्यू, बिकॉज ऑफ द कोठारी कमेटी रिकमेंडेशन। ठीक है, पीटी मेंस इंटरव्यू हटाइए, ये वर्ड अच्छा नहीं है, इसको पर्सनालिटी टेस्ट लिखते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट। और मैं बेसिकली आपको समझाना चाह रहा हूं कि इन सब से क्या टेस्ट होने वाला है। ठीक है, पहला स्टेज है पीटी। पीटी क्यों बनाया गया, कुछ लॉजिक होगा तभी तो वो रिकमेंडेशन आज तक आपको वैलिड है। एग्जाम का फॉर्मेट यही है, चेंज नहीं किया गया, 1976 से चला आ रहा है। तो लॉजिक ये है, देखिए कि अपना देश बहुत बड़ा देश है और इतना बड़ा देश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। जनसंख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या होगा कि जब कोई वैकेंसी कम सीट के लिए भी आएगी तो उतने क्वालिफाइड लोग जो नहीं रहेंगे वो भी उसका फॉर्म भरेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप और हम मिलकर तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं 8-8 घंटे 10-10 घंटे अलग से, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी फॉर्म भरेंगे, मतलब बिना मतलब का ही फॉर्म भरेंगे। तो उनका संख्या अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक सीट के ऊपर 1:30 का रेशियो, मतलब बहुत लोग फॉर्म भरेंगे, 200-250 सीट निकलेगा, 1-1.5 लाख एप्लीकेंट हो जाएंगे, 1 लाख हो जाएंगे। अब देखिए, अगर इतने लोगों को रिटन टेस्ट लिया जाए जिनका कॉपी चेक करना होगा, और चेक करेंगे तो प्रॉपरली प्रोफेशनली चेक करना पड़ेगा, तो अगर वैसा कर दिया जाए तो सबका कॉपी चेक होगा। आप सोचिए कितना साल लगेगा चेक करने में, कितना वो मुश्किल टास्क हो जाएगा। और जब आप चेक कर रहे होंगे तो आपका दिमाग भी इरिटेट हो रहा है, क्योंकि ये तो कुछ पढ़ा ही नहीं, कोई गाना लिख के चलाया, कोई कुछ लिख के चलाया, क्योंकि दे आर नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स, एस्पिरेंट है ही नहीं वो। ठीक है, और आप जो पढ़े, जो इसमें सीरियसली जो लोग प्रिपेयर कर रहा है,
उनका संख्या बहुत कम है, उनका कॉपी भी उनके साथ मिक्स होकर के जा रहा है और इरिटेट हुआ आदमी चेक कर रहा है उसको। तो प्रैक्टिकली ये फिजिबल नहीं है कि इतना सब लोगों को सब्जेक्टिव लिखवाया जाए, इसीलिए उनको क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव करवाते हैं। मतलब पीटी में ये एलिमिनेशन करने के लिए बना हुआ है, एलिमिनेशन राउंड है ये, कि जो कंप्लीटली अनवांटेड लोग हैं वो पहले ही बाहर हो जाए, मतलब जो उनको एकदम बेसिक लेवल का भी कुछ पता नहीं है, ठीक है। इसमें अगर थोड़ा भी सिंसियर रहने से आप पीटी क्लियर कर लेंगे। तो जो कंप्लीटली नहीं जानते हैं उनके लिए एलिमिनेशन राउंड बना हुआ है। और इसमें क्या करेंगे, ये है एमसीक्यू बेस्ड। एमसीक्यू चेक करता है, 1 घंटे में 1000 10,000 पेपर चेक कर देगा वो, कोई टेंशन नहीं है। तो ह्यूमन एफर्ट इसमें नहीं लगने वाला है। तो ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। तो 1-1 लाख आदमी जब हो जाएंगे, 10-10 लाख हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एमसीक्यू जब लिया जाएगा तो फिर आपको छट जाएंगे, ठीक। यहां पर कोई भी ओपिनियन। अब देखिए ये हो गया पहला, छटनी हो गया जब। अब जब सीरियस लोग आते हैं तो सीरियस लोग में कैसा कंपटीशन होना चाहिए, सीरियस लोगों में कंपटीशन होना चाहिए कि जिसके पास ज्यादा नॉलेज है वो जीतेगा। तो अब यहाँ एजुकेटेड क्लास पहुंचा है थोड़ा सा, तो एजुकेटेड क्लास में ये प्योर नॉलेज टेस्ट, प्योर नॉलेज, कोई तुक्के का टेस्ट नहीं है। तुक्का यहां चल जाएगा, यहां नहीं चलेगा। तो प्योर नॉलेज कैसे, अगर आपको इंफॉर्मेशन है, अगर आपके पास नॉलेज है, कंटेंट है, वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तभी आपको नंबर मिलेगा, ज्यादा नंबर मिलेगा, आप सेलेक्ट होंगे। तो यहां चलता है ओपिनियन में, तो इसलिए सब्जेक्टिव का ये मतलब होता है कि मैं एक सब्जेक्ट हूं, मैं अपने हिसाब से इसका आंसर लिखूंगा। आप एक सब्जेक्ट है, आप अपने हिसाब से। तो जो सब्जेक्ट होता है ना वो डिसाइड करता है, दैट इज द डिसाइडिंग फैक्टर। तो हर कोई अपने अपने हिसाब से लिखेगा, अपना ओपिनियन बना के क्वेश्चन को। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या था, यहां ऑब्जेक्ट डिसाइड करता है। ऑब्जेक्टिव मतलब इसका आंसर फिक्स है कि 4 आंसर दिया हुआ है, इनमें से ही आपको एक लिखना है। ये नहीं कि आप अपना 5वां लगा के चले आएंगे, वैसा नहीं होगा। 4 में से एक को चूज कीजिए। लेकिन यहां पे क्या होगा, सब्जेक्टिव में आप अपनी मर्जी से लिखिएगा, है ना। तो नॉलेज का इम्तिहान यहां होगा, यहां कोई नॉलेज का इम्तिहान नहीं होगा, है ना। 4 में से ये, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1/4 का क्या है कि कोई अंदाजी तुक्का मार के आएगा ना, उसका भी सही हो जाएगा 1/4 में। यहां तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो मेंस डिसाइड करता है कि नॉलेज आपको कितना है। अब आप पर्सनालिटी टेस्ट पे आइए। पर्सनालिटी टेस्ट में क्या होगा, नॉलेज तो चेक हो गया, तो यहां नॉलेज चेक करने के लिए थोड़ी बुला रहे हैं, यहां पे बुला रहे हैं आपका पर्सनालिटी देखने के लिए। पर्सनालिटी कैसे देखा जाता है, देखिए जब नॉलेज यहां चेक हो चुका था तो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल व्यक्ति, मान लीजिए कि एक बहुत ज्यादा नॉलेजेबल व्यक्ति है लेकिन वो हाईली करप्ट भी तो हो सकता है। कोई गारंटी तो नहीं कि नॉलेज बहुत है तो आप करप्शन नहीं होगा, करप्ट हो सकते हैं। ये देखिए अभी पूजा खेड़कर का केस, कुछ तो पढ़ाई होगा, हाईली नॉलेजेबल में नहीं कर रहा हूं, उसके फादर तो आईएएस थे, ये भी आईएएस में सेलेक्ट हुई, तो नॉलेज कुछ ना कुछ तो रहा होगा, लेकिन करप्शन। और ऐसे लॉ स्टूडेंट का मामला जो 2 दिन पहले एक्सीडेंट का मामला है, तो वो सब क्या है, पढ़ा लिखा वर्ग है, लेकिन फिर भी गलतियां ऐसे करता है। और कोई अनपढ़ आदमी है, मान लीजिए इलिटरेट आदमी है, लेकिन वो वैसा गलती नहीं कर रहा है, उसके पास इतना समझदारी है भाई कि रोड पे चलो धीरे चलो, सिविक सेंस, इतना गाड़ी भर चुका है कि हम बच जाएंगे, हो सकता है हम कार में हैं, लेकिन कोई सामने वाला साइकिल पे है, पैदल है या स्कूटी पे, तो उसके पास तो कोई कवच नहीं ना है साइड से लगा हुआ, वो तो मर जाएगा। तो अनपढ़ लोगों को ज्यादा पता है, लेकिन ये पढ़े लिखे इन लोगों को कुछ नहीं पता है, लड़कों को। तो पर्सनालिटी टेस्ट वही सब जजमेंट करने के लिए है कि क्या आप बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हैं, तो हाईली करप्ट होने का चांस भी हो सकता है। हो सकता है कि आप करप्ट नहीं है, ईमानदार हैं, लेकिन आपको कोई नॉलेज नहीं है, आप काम ही नहीं कर पाइएगा। अब वो भी दिक्कत है कि बहुत ज्यादा ईमानदार हैं लेकिन काम आपसे होगा नहीं, तो भी कोई फायदा नहीं है। तो इन सारे चीजों को चेक करने के लिए, जजमेंट करने के लिए आपको बुलाया जाता है कि मिलिए हमसे, मिलिए, बैठिए, बात करिए, क्योंकि बातों बातों में हम 15-20 मिनट में जान जाएंगे कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, है ना। अब बात करके ही पता चल जाता है कि वो कैसा आदमी है ना। तो चलिए, तो पर्सनालिटी टेस्ट है बातें करने के लिए, उसमें नॉलेज कोई रोल प्ले नहीं करेगा। इसको बहुत लोग इसको रट्टा मार रहे हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, इसमें जाके क्या फायदा है भाई, आप पेपर पढ़ के जाइए, उससे अच्छा कि जब आप बोलेंगे और आपको मान लीजिए कोई पूछ दिया इंटरव्यू कि सुबह का पेपर पढ़े थे बाबू, बोले नहीं सर, तो हो गया आपका पर्सनालिटी फेल। कि जो सिविल सर्वेंट पेपर भी नहीं पढ़ रहा है
वो क्या करेगा देश का से, वो क्या जनरल अवेयर है। यू गॉट इट। सो दिस इज सच ए टेस्ट जिसमें आपका पर्सनालिटी डिसाइड होता है कि वो कितना स्ट्रेंथ वीकनेस है उसके अंदर, स्ट्रेंथ एथिक्स है कि नहीं। बेसिकली ट्रेड्स डिसाइड करते हैं। ट्रेड्स का मतलब होता है कि आपका व्यक्तित्व के अंदर क्या क्या फीचर्स है। ट्रेड मतलब फीचर होता है वैसे बेसिकली। तो चलिए, तो आपने समझा यहाँ पे। तो पीटी मेंस पर्सनल, इसीलिए ये क्वालिफायर है। इसका नंबर कितना भी ले आइए नहीं जुटेगा, इसका दोनों का मार्क्स मेरिट लिस्ट में जुटता है। मेरिट लिस्ट मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स से ही हम लोग बनाते हैं। क्लियर। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रिलिमिनरी एग्जाम में क्या आपका रहेगा स्कीम। ठीक है, बेसिक बहुत सिंपल चीज है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, टोटल मार्क 400, क्योंकि दो पेपर का 200-200 नंबर, मतलब 100 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन ईच, है ना। एक पेपर में दो, तो दो का 400, ठीक, घंटा पर पेपर। पेपर 1 क्या है? तो पेपर 1 है जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज बहुत बातें किया पीछे हमने, वही चीज है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस। इसमें 90 क्वेश्चन ही आता है जनरल स्टडीज का, 90 जीएस का क्वेश्चन होता है, और 10 क्वेश्चन जो है वो झारखंड जीएके का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा कि पेपर 1 में भी 10 क्वेश्चन जो है दैट विल बी कमिंग फ्रॉम 90 जीएस प्लस 10 क्वेश्चन झारखंड। ठीक। पेपर 2 में है जनरल स्टडीज 2, जो कि है प्योर झारखंड। इसके अंदर 100 क्वेश्चन झारखंड का ही रहता है, 2 घंटा। क्लियर। तो यानी आप देखेंगे तो 200 में से 110 क्वेश्चन झारखंड का ही, 110 क्वेश्चन, और 90 क्वेश्चन जीएस का है। तो अगर आपका झारखंड पे कमांड नहीं है ठीक तरीके से, तो लाख पढ़ लीजिए, जीएस नहीं होने वाला है। अकेले जीएस के बल पे ये एग्जाम नहीं करे। बाकी एग्जाम है बहुत सारे, एपीएससी है, असम पब्लिक सर्विस कमीशन, जेकेपीएससी है। ये सब के लिए कोई अलग से तैयारी करना ही नहीं है। वो यूपीएससी के, जो यूपीएससी के सिलेबस है वही उनका सिलेबस है, कॉपी किया हुआ है। तो आप यूपीएससी की तैयारी करिए, ये सब अपने आप हो जाएगा। लेकिन यहाँ अलग से आपको करना पड़ेगा। और देखिए, एक और खास बात यह है कि जितना भी स्टेट पीसीएस है ना, उसमें 35% क्वेश्चन उस राज्य का रहता है। बाकी 66% क्वेश्चन, 67% क्वेश्चन मान के चलिए, वो लगभग जीएस का क्वेश्चन रहता है। यहां आप देख रहे हैं कि 50% से ज्यादा क्वेश्चन झारखंड का है, और 49 पॉइंट समथिंग परसेंट क्वेश्चन जो है, 48 पॉइंट समथिंग परसेंट जो क्वेश्चन है वो जीएस का है। तो यानी झारखंड का क्वेश्चन ज्यादा है। तो चलिए, ये सब के साथ हम लोग देखते हैं कि और अब मेंस में क्या मिलने वाला है आपको। तो ये पीटी का आपको समझ में आया, पीटी क्वालिफायर है, मेरिट लिस्ट में मार्क्स नहीं जुटता है इसका। अब आते हैं हम लोग मेंस के बारे में। टोटल मार्क्स 950, 950 नंबर का ये पेपर होगा। जैसे पहला पेपर जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग, लेकिन याद रखिएगा क्वालिफाई करना जरूरी है। ये नहीं मेरिट नंबर नहीं जुटने वाला है तो ये पेपर फेल हो गया। फेल हो गया मतलब सब में फेल हो गए आप। सो दिस इज अ क्वालिफाइंग पेपर, जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश। बहुत आसान सा पेपर रहता है, और बहुत बेसिक हिंदी इंग्लिश का इसके अंदर आपको क्वेश्चंस मिलेगा जो आप आराम से बना सकते हैं। और मिनिमम नंबर 30 लाना है। 30 लाइए, 35 लाइए, इसका नंबर जुटना नहीं है मेरिट लिस्ट में। ठीक है। दूसरा है पेपर 2 लैंग्वेज एंड लिटरेचर। 15 में से कोई भी 10 सब्जेक्ट, कोई भी एक सब्जेक्ट लेना है। ठीक है, एनी वन फ्रॉम द 15 लिस्टेड लैंग्वेजेस। तो इसके अंदर बहुत सारा लैंग्वेज है, जैसे कुरुक है, नागपुरी है, खोरठा है। आप कोई भी लैंग्वेज इसमें से ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपका इंटरेस्ट है या आपको आता है पहले से। तो एनी वन लैंग्वेज यू कैन टेक, और वो आपको यहाँ कर सकते हैं। इसका 50 नंबर ये जुटेगा मेरिट लिस्ट जब बनेगा तो। ठीक है, और कैंडिडेट को लैंग्वेज यहाँ पे चूज करना होगा इसमें से। दूसरा है पेपर 3 सोशल साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। इसमें 10-10 क्वेश्चन जो होता है वो होता है एमसीक्यू, इसमें भी देता है, मेंस में भी, लेकिन उसका मार्क्स जुटता है। ठीक है, और वो 2-2 नंबर का रहता है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है।
और फिर यहाँ पे जो बाकी का जो 4 क्वेश्चन देगा, 4 में से 2 आपको सॉल्व करना होगा। वो क्वेश्चन 40-40 नंबर का रहेगा, और 40-40 नंबर का रहेगा, 600 वर्ड में आपको लिखना रहेगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी का टोटल क्वेश्चन हो गया, 4 क्वेश्चन दिया, इसमें से 2 लिखना है। और फिर हिस्ट्री है, इसका भी 4 क्वेश्चन दिया, इसमें से 2 लिखना है आपको। तो 40-40, 80 नंबर यहाँ और 80 नंबर यहाँ, तो 160 हो गया। और बाकी का जो 40 नंबर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना, 20 यहाँ 20 यहाँ, तो 40, 200 नंबर का ये पेपर आएगा। ठीक, तो वैसे ही बाकी सारे पेपर्स में भी किया हुआ है। पेपर 4 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जनरल साइंस, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट। 3 घंटे सब में टाइम मिलेगा। बहुत टाइम मिलता है जेपीएससी में, ठीक है। यूपीएससी जैसा नहीं, यूपीएससी में क्या है ना, आपको 5000 वर्ड लिखना होगा, 5000 वर्ड। यहाँ आपको सिर्फ लगभग 3000 से लेकर के 3400-3300 वर्ड लिखना होता है। तो सीधा मतलब आधा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन लगभग कम है, आधा से थोड़ा सा ही ज़्यादा है। तो यूपीएससी में जो मेहनत आपको करना पड़ता है ना, कि आपको सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है आपको लास्ट में, वो चीज़ नहीं होगा। यहाँ पे सोचने का भरपूर टाइम है, अगर ठीक से आप लिख लिए। पेशेंस का खेल है ये, क्योंकि एक क्वेश्चन लेंदी बहुत है, और लेंदी क्वेश्चन में दिक्कत ये रहता है कि बीच में आप इधर उधर डाइवर्ट कर जाएंगे, आपका माइंड जो है फोकस नहीं कर पाएगा। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। बाकी सब कुछ ठीक ठाक है यहाँ। तो एक टोटल को अगर आप जोड़ेंगे तो 950 नंबर होता है, और 950 में अगर 100 नंबर का इंटरव्यू जोड़ दिया जाए तो देखते हैं टोटल बनता है मेरिट आपका 1050 नंबर में, ठीक है। तो ये था एग्जाम के बारे में जानकारी। मतलब यहाँ पे 100 नंबर का इंटरव्यू हो जाएगा, तो आपको टोटल जो मेरिट के लिए नंबर बनेगा, मेरिट के लिए वो होता है 1050 नंबर। अब इसमें आप 50% के आसपास नंबर लाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 50% से थोड़ा ज़्यादा, तो यू विल गेट सेलेक्टेड, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चीज़ अचीव करने के लिए हमारा क्या है, स्ट्रैटेजी। जो स्ट्रैटेजी के बारे में हमने बात किया, तो हमने उसको ध्यान में रखते हुए ही अपना स्ट्रैटेजी बनाया हुआ। तो चलिए उसको समझते हैं पहले इस ब्लैंक शीट। तो स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है हमारा, कि देखिए अब इसके 3 स्टेज बनने वाले हैं एग्जाम के, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। अब इन तीनों को आपको क्रैक करना है एक एक करके। तो कैसे करेंगे, तो देखिए पीटी का क्या है कि जो फाउंडेशन कोर्स हम लोग ले रहे हैं, फाउंडेशन कोर्स में जीएस हम लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये तो हर जगह कर रहा है, हर जगह कर रहा है, लेकिन एनफ नहीं है। सारे इंस्टीट्यूट्स में जाइएगा, जीएस तो कोई भी आके पढ़ा रहा है, ज्योग्राफी पढ़ा रहा है, कोई कॉलेज वाला भी पढ़ा ले रहा है, जो कभी एग्जाम नहीं दिया वो भी पढ़ा ले रहा है। इससे कोई फायदा नहीं होगा आपको, ठीक है। ये आप यूट्यूब पे आराम से फ्री में पढ़ सकते हैं। असली जो खेल है वो है इसके मेंटरशिप का, कि आप कैसे इसको, ये पढ़ रहा है बच्चा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितना भी सब्जेक्ट्स है, किस तरह से इसको मेंटरिंग करके मेंटेन किया जा सकता है कि वो हिस्ट्री जब पढ़ा तो हिस्ट्री नहीं भूल जाए, वो नहीं पढ़ा तो वो नहीं भूल जाए, और कैसे ये एग्जाम तक आप इसको पहुंचा सकते हैं। जैसे देखिए हिस्ट्री आज आप पढ़िएगा ना, और जब ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगा तो हिस्ट्री भूल जाइएगा फिर आप। ये मेंटोर का काम होता है ना, कि कैसे आपको ब्रशअप करके वो मेंटेन किए हुए एग्जाम तक। ये क्लासरूम में फैकल्टी नहीं करा पाएगा, हम लोग यही करके देंगे आपको। इसके हमारा सिस्टम क्या है ना, कि हम लोग पहले देंगे बेसिक नोट्स, 3 तरीके के नोट्स। पहले बेसिक, दूसरा है क्लास नोट्स, और तीसरा है एडवांस नोट्स। बेसिक नोट्स तो आपको हम पहले ही दे देंगे, क्लास के पहले ही, कि आज ये टॉपिक होने वाला है। मान लीजिए एक टॉपिक 2-3 दिन तक चला, तो उसका नोट्स आपको पहले ही मिल गया। आप थोड़ा सा देख लीजिए ऊपर ऊपर क्या है नहीं है, जितना होगा वो बेसिक नोट्स है। कुछ नोट्स ऐसा होगा जो इसमें क्लास में लिखवा दिया जाएगा कि ये भी लिख लो, थोड़ा सा ये भी लिख लो, क्योंकि जब एक्चुअल जब पढ़ाने आएंगे ना, तो दिमाग में नया नया बात आएगा, तो वो वहाँ पे लिखवाया जाएगा। उसको एनरिचमेंट कहते हैं। और फिर हम लोग बनाएंगे एडवांस नोट्स, जो यही पीटी मेंटरशिप के थ्रू आपको दिया जाएगा, कि आपको पता चल रहा है कि एग्जाम में जो ये है ना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो वैसा कर करके, क्योंकि उस समय
एग्जाम से जस्ट पहले आप नहीं चाहेंगे कि आपको 100 पेज का या 500 पेज का नोट्स पढ़ाया जाए या खुद आपको पढ़ना पड़े, वो नहीं। तो ये होगा 10 पेज का 5 पेज का नोट्स, ये आपको एडवांस नोट्स उस समय पढ़ करके समझना पड़ेगा। दूसरा जो है मेंस में, तो मेंस में हम लोग वही करेंगे कि जैसे ही आपका 1 महीना बीतेगा ना, यहाँ से अभी 1 मंथ, मतलब एक पेपर हम आपको 20 दिन 25 दिन पढ़ा देंगे, 1 महीना मान के चलिए, तो उसके बाद आंसर राइटिंग का स्किल्स बताएंगे। क्योंकि शुरू में बताने का कोई मीनिंग नहीं है आंसर राइटिंग का स्किल, क्योंकि आप पे थोड़ा डेप्थ पहले से भी होना चाहिए, पहले से इन द सेंस कि एटलीस्ट 1 महीना आप थोड़ा उस माहौल में ढले होने चाहिए, और सब्जेक्ट जो है ना उसका हल्का हल्का एंशिएंट मिडाइवल आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसे मॉडर्न भी बहुत हद तक कंप्लीट हो जाएगा। तो वो चीज़ जब अचीव कर लेंगे तभी जाकर के इसमें मज़ा आएगा आपको, और तब हम आंसर राइटिंग आपको सिखाएंगे लाइन बाय लाइन कि कैसे आंसर लिखते हैं। वैसा आंसर राइटिंग का भी बहुत सारा कोर्स अवेलेबल है, लेकिन जो यहाँ बताया जाएगा आपको वो जेपीएससी के अकॉर्डिंग, जैसा जेपीएससी में पेपर चेक होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको कराया जाएगा, ठीक है। और वो आप कहीं से भी कंपेयर कर सकते हैं। कॉपी हम आपको दे देंगे ग्रुप पे, जिसको इसको चाहिए होगा आप मांग लीजिए हमसे कॉपी, हमारा सिर्फ कॉपी ही ले लीजिए और उसके अंदर आप आंसर लिख के भेज दीजिए, और वो कॉपी मार्केट में छोड़ दीजिए, देखते हैं कौन चेक करता है उसको। तो ये बहुत कुछ है ये सब चीज़ें, ठीक है। और ये कब आता है, जब बहुत ज़्यादा होमवर्क करते हैं आप किसी चीज़ के पीछे, ठीक है, काम करते हैं, लगते हैं उसके पीछे। एनीवे, तो हम लोग आप इस कॉपी में इसको आराम से लिखिए और बताएंगे उस समय कि किस तरह के पैरामीटर्स पे हम लोग आंसर लिखते हैं, ये 1 महीना पहले ही कर देंगे। दूसरा चीज़, जो ये पीटी का जो ये मेंटरशिप है ना, जब आपको इसका ज़रूरत अभी नहीं पड़ेगा, आपको इसका ज़रूरत कब पड़ेगा, जब एग्ज़ाम अनाउंस हो जाएगा। जैसे ये डेट अनाउंस हो जाएगा कि इतने तारीख को पीटी होने वाला है, हम लोग उसी दिन से मेंटरशिप शुरू कर देंगे। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितना है, जैसे इंडस वैली का है तो किस इंडस वैली साइट का क्या फीचर है, वैदिक एज में क्या पॉलिटिकल पावर है राजा के पास, असेंबली को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, वो जो क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उसका हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कराएंगे। एमसीक्यूज खाली नहीं कराते चलेंगे, एमसीक्यू तो ऐसे ही बन जाएगा भाई, वो तो बच्चों का खेल है। आपको हम लोग उसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो बताते रटाते चलेंगे, ठीक है, टॉपिक। तो पीटी का इस तरह से हम लोग तैयारी करेंगे, ठीक है। तो पीटी मेंटरशिप और ये मेंटरशिप और नोट्स, ये सब मिल करके आपको एक प्रॉपर, इंटरव्यू का कुछ नहीं करना है, इंटरव्यू का हम लोग बाद में देखेंगे, अभी उसके बाद करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। इंटरव्यू में डैफ भी हम ही भरना सिखाएंगे, डैफ कि कैसे आप अपना डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरें कि वहाँ पे आपको जाकर के क्वेश्चन जो है ना उस तरह का नहीं झेलना पड़े, डैफ से क्वेश्चन आएगा क्योंकि। और दूसरा वही चीज़ है कि इंटरव्यू में क्या बोले क्या ना बोले, क्वेश्चन के चक्रव्यूह में कैसे नहीं फंसे। वैसे जेपीएससी के लोग थोड़ा सा अच्छा ही इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन आप पूरा तैयार होके जाइए, ठीक है। पूरा तैयार होके नहीं जाएंगे तो वहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग तैयारी करेंगे एकदम उसको कि नहीं, वहाँ प्रोफेशनल क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत सीरियस क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोर्ड बिल्कुल भी मजाक नहीं करेगा, उस सेंस में हम लोग तैयारी करेंगे इसका, ठीक है। तो चलिए, इंटरव्यू के बारे में इतना ही बात अभी किया जा सकता था इस फोरम पे।